साथियों, इंडियन योगा थेरेपिस्ट एसोसिएशन प्रतिदिन आपके लिए विश्व के जाने माने योग चिकित्सकों को आपके समक्ष लेकर आती है, ताकि एक स्वस्थ समाज, एक स्वस्थ देश, एक स्वस्थ युवा की जो मुहिम है उसको आगे बढ़ाया जा सके। आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि जो ये कार्यक्रम है इसको आप इंडियन योगा थेरेपिस्ट एसोसिएशन के फेसबुक पेज से अवश्य में शेयर करें, ताकि ये रिकॉर्डिंग ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचे और एक स्वस्थ समाज के निर्माण में आप लोग भी अपना योगदान दे पाए। साथ ही जो प्रतिदिन का हमारा जो लिंक होता है उसको आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाएं, जो हमारा पोस्टर है उसको भी व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाएं, ताकि अधिक लोगों को इसकी जानकारी मिल सके। IYTA एक ऐसा संगठन है जो योग चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए दिन प्रतिदिन अपने कार्य में लगा हुआ है, और निश्चित रूप से आप सबका जो प्रेम और आशीर्वाद हमें मिल रहा है उससे हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी हमारी संख्या देश भर में लाखों में होगी। और अभी हम प्रयास कर रहे हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर भी इस संस्था को आगे बढ़ाएं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो लोग इस मंच से जुड़ सकें उनको हम इस मंच तक लेकर के आए। मेरा विनम्र निवेदन आप सभी से है कि अगर आप किसी डिजीज के विषय में जानकारी रखते हैं और आप चाहते हैं कि एक स्पीकर के तौर पर आप हमारे साथ आएं, तो उसके लिए आप सभी आमंत्रित हैं। ये मंच आप सभी का है, आप लोग अवश्य में आएं और इस विषय पर अपनी PPT लेकर के एक दिन आप अपना लेक्चर इसमें ले सकते हैं। अभी जैसा कि हिंदू नववर्ष हमारा 2 अप्रैल को शुरू हो रहा है, हम कोशिश करेंगे 1 अप्रैल को हमारे बीच में एक विशेष और विशिष्ट अतिथि जुड़ने वाले हैं, जिनके पास में 2 PhD हैं, और वो एक विशेष इस उपलक्ष्य में आपको कुछ विशेष जानकारी देंगी, जो एक अनूठा कार्यक्रम होगा। तो उस दिन आप प्रतिदिन की भांति अवश्य जुड़े हो और 5-7 लोगों को साथ लेकर के आए। आज के इस विषय को मैं चाहूंगा कि ज्यादा समय का सदुपयोग करें और इस विषय को हम शुरुआत करें। आचार्य विपिन पथिक जी से मैं कहूंगा कि वो जी को आमंत्रित करें, साथ ही कोठारी जी को भी उनका स्थान दें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर प्रमोद जी। प्रमोद जी हमारे इस IYTA अभियान जो हमारा है 75 रोगों से भारत को आजादी, उसके प्रकल्प के पूरे कोऑर्डिनेटर हैं, साथ ही साथ IYTA के ज्वाइंट सेक्रेटरी की भूमिका में इस संगठन के साथ जुड़े हैं। ये सारा कुछ जो प्रक्रियाएं चल रही हैं ये सिर्फ आप लोगों, जितने भी लोग जुड़े हैं, आप लोगों के कारण ही संभव है। अदरवाइज मैं अकेला या अकेले हमारे प्रमोद जी या हमारे अकेले विशाल महेंद्रू सर कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कहते हैं ना कि एक जो हमारी एक झाड़ू होती है वो कई सीखों की मिलकर के बनी हुई होती है। उसी प्रकार हमारा ये संगठन है कि उसी रूपरेखा में कार्य कर रहा है। तो आज के जो हमारा व्याख्यान है उस व्याख्यान यानी कि सेशन उस बीमारी के बारे में हमारे जो आज के आदरणीय वक्ता सर हैं उनके परिचय हेतु हम बड़े विनम्रता और आदर के साथ आमंत्रित कर रहे हैं उत्तराखंड चैप्टर के महासचिव डॉक्टर विशाल महेंद्रू सर को कि आप आएं और हमारे आज के मुख्य वक्ता को परिचय के साथ संबोधित करें। आदरणीय विशाल महेंद्रू सर। सभी को सादर नमन और बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य विपिन पथिक जी का और प्रभु जी का। इसी के साथ मैं आज के सेशन की जानकारी आप सबको समक्ष प्रकट करता हूं कि आज जो वक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं उत्तराखंड के चैप्टर से, आज श्री डॉक्टर अनुपम कोठारी जी जो है आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिन्होंने टॉपिक जिनका है ओबेसिटी, मोटापा। और डॉक्टर साहब यहाँ पर ऋषिकेश योगधाम में एज अ प्रिंसिपल कार्यरत हैं। दूसरा, वह भारतीय योग चिकित्सक संघ में भी वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अपनी जो सहयोगिता है वह हमें प्रदान करते रहते थे, अपनी गाइडेंस जो है हमें प्रदान करते रहते हैं समय समय पर। और इन्होंने योग के विषय में बहुत ही काफी लंबे समय का अनुभव जो है इन्होंने अपने क्षेत्र में प्राप्त किया है। और इसी के साथ साथ इन्होंने बहुत से सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में योग का प्रचार प्रसार किया है, जैसे कि NSS हो गया, RSS हो गया, इसमें बहुत प्रकार की, और IAS जो डिपार्टमेंट रहते हैं उनके IAS को जो ट्रेनिंग प्रोसेस में भी उनको योग शिविर इत्यादि का इन्होंने
जो है उनको शिविर दिए हैं। और इसी के साथ मैं ज्यादा समय ना लेते हुए डॉक्टर अनुपम कोठारी जी को आमंत्रित करना चाहूंगा कि कृपया कर वे आए और अपने जो सेशन है उसको आरंभ करें। डॉक्टर साहब। धन्यवाद विशाल जी। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही जी। धन्यवाद। ओम संगच्छद्दं संवदद्वं शम्भो मनांति जानितां देवा भाग्यं यथा पूर्वे संजनानान उपास्यते। ओम शांति शांति शांति। भारतीय योग चिकित्सक संघ के अध्यक्ष आचार्य विपिन पथिक जी, सह सचिव डॉक्टर प्रमोद जी, उत्तराखंड की ओर से डॉक्टर मिसाल महेंद्रू जी, साथ में विभिन्न संस्थाओं से, विभिन्न क्षेत्रों से योग जिज्ञासु का मैं मां गंगा तट की सानिध्य से ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बहुत ही सुंदर संकल्प भारतीय योग चिकित्सक संघ का है कि जब देश 75वीं आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा होगा, तो उस अवसर पर हमारा देश भी 75 प्रकार की जो हमारा जो संघ के द्वारा एक संकल्प लिया गया है कि हमारा देश भी 75 रोगों से मुक्त रहे। और क्योंकि मैं योग से पूर्व गणित का छात्र भी रहा हूं, तो मैंने जब 75 का जब टोटल किया तो 7 5 12 और 2 और 1 3, तो अंक इसका 3 हुआ। तो मैंने कहा कहीं ना कहीं 3 का जो हमारे जीवन में विशेष गुण है वह यहाँ पे झलक रहा है। जैसे हम बात कर रहे हैं एक वक्ता के रूप में, एक संस्था जो काम कर रही है, हर एक श्रोता, यहाँ पे भी 3 ही पक्ष हमारे पास है। वही यदि हम शरीर के रोगों की हम बात करें तो वात पित्त कफ, यहाँ पे भी 3 शब्द जुड़ के हमारे पास आ रहे हैं। जब आप अपने सिर के ऊपर पंखा देख रहे होंगे तो उसमें भी 3 पंखुड़ियां लगी हुई है, तो उसी की गति के अनुसार ही आपके पास एक शानदार स्वच्छ हवा आपको मिल रही है। तो 7 5 12 इसका जो मूल अंक जो 3 निकला, तो यहीं से मेरे लगा कि वात पित्त कफ शरीर हमारा संतुलन रहेगा तो रोग मुक्त होगा। आज का जो मेरा विषय है मोटापा, इसमें हम चर्चा करेंगे कि मोटापा क्या है, उसकी आधुनिक विज्ञान के हिसाब से उसकी जो मापन है किस प्रकार से होता है, फिर उसके कारणों पर चर्चा करेंगे, उसके उपरांत लक्षण और मोटापे से उत्पन्न होना रोग, और उसके उपरांत उसके क्या उपचार संभव हैं। मैं जो मेरा जो आज का व्याख्यान है उसे मैं बहुत ही सहजता के साथ दूंगा, क्योंकि जो हमारे साथ योग के जुड़े हुए हैं या बहुत सारे जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो वो तो बहुत गहराई से इस विषय को जानते हैं और इसकी वैज्ञानिकता को समझते हैं, योग की वैज्ञानिकता को समझते हैं, या मोटापा क्यों होता है, इन बहुत सारी विषयों को समझते हैं। लेकिन जो मैं व्याख्यान दूंगा ये आम जनमानस के लिए दूंगा, क्योंकि जो भी वैज्ञानिक पक्ष को हमारे साथ जितने भी लोग जुड़ते हैं वो कम से कम 20% के आसपास होते हैं, 20% होते हैं। लेकिन जो मैं अपनी भाषा का इसमें प्रयोग करूंगा, कोशिश करूंगा जितने भी मेरी मानस पटल पे आ पाएगा, तो उसमें मैं चाहूंगा कि मैं बिल्कुल सहज शब्दों से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। मोटापा सामान्यतः शरीर में अत्यधिक वृद्धि हो जाना, एक सामान्य जो शरीर का जो स्वरूप है उसमें वृद्धि हो जाना मोटापा कहते हैं, यदि मैं संक्षिप्त शब्दों में कहूं। यही यदि मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग कहें, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के आधार पर कहें, तो यदि शरीर का शरीर द्रव्यमान सूचक BMI, जिसे कि आप सभी जानते हैं, बॉडी मास इंडेक्स, इसके अनुरूप यदि हमारा
शरीर बढ़ता है या जो इसके मापन के जो अंक हैं उसके अनुरूप बढ़ता है, तो हम कहीं ना कहीं मोटापे का शिकार हैं। या कहीं पे ये भी कहा जाता है कि यदि आपकी जो वेट है, वेट के अनुसार जो आपका हाइट है, और हाइट में जो हम क्या करते हैं उसे इंच के रूप में इसको हम कैलकुलेट करें, और उसमें से प्लस माइनस यदि ऊपर नीचे हो जाए तो हम एक सामान्य आइडियल वेट कहेंगे। लेकिन यदि वही आपकी यदि 60 इंच के आसपास यदि आपकी जो टोटल हाइट मानी जाती है, उसमें ऐसा यदि 20 किलो आपका वेट बढ़ जाता है तो आप मोटापे के कहीं ना कहीं शिकार हैं। वहीं यही बीएमआई की बात यदि हम करते हैं तो यदि 18 से यदि नीचे है, यदि हम जो बीएमआई का सूत्र में अपने आप को आंकते हैं तो उसमें वेट और हाइट दोनों को जब हम पक्षों को लेते हैं तो उसके आधार पर बीएमआई हमारा निकलता है। वेट केजी में और जो आपकी जो हाइट है वो मीटर स्क्वायर, अर्थात जो इसका बीएमआई का जो सूत्र होता है भार को डिवाइड करना है ऊंचाई को स्क्वायर करके, ऊंचाई का वर्ग करके, वो भी मीटर के रूप में। तो जो अंक आपको प्राप्त होगा, ये 30 से ऊपर प्राप्त होता है तो आप ओबेसिटी के शिकार हैं, और यदि 18 से नीचे आता है तो आप अंडरवेट के रूप में आते हैं। तो ये संक्षेप में मैंने बताया कि यदि आप बीएमआई के रूप में भी जाते हैं, यदि आप अपने इंच के रूप में जाते हैं, तो यदि आप अपने वेट अपने इंच से यदि 20 किलो ऊपर जाते हैं तो आप मोटापे के शिकार हैं, और यदि आप बीएमआई के आधार पर जाते हैं, यदि 30 के आसपास होते हैं, आप कहीं ना कहीं मोटापे से पीड़ित हैं। ये तो हो गया मापन। इसके बाद जो मुख्य रूप से मोटापे का जो कारण है, क्योंकि यदि हम आयुर्वेद की बात करते हैं, योग चिकित्सा के आधार पर बात करते हैं, तो हमें पहले कारण ढूंढने हैं, फिर कारण के बाद लक्षण, और लक्षण के बाद उसके उपचार। तो जो मोटापे का जो मुख्य जो कारण है उसमें मैं 2-3 आपको बताना चाहूंगा कि सबसे जो प्रमुख है जीवन शैली। जीवन शैली के बाद आहार जब अनियंत्रित होगा, और आहार की अनियंत्रितता के कारण हमारी पाचन अग्नि मंद होगी, और ये मोटापे की ओर हम आगे बढ़ना प्रारंभ कर देंगे। यह एक पूर्ण रूप से चक्रीय प्रक्रम होता है, जैसे साइकिल का एक पहिया होता है, घूमता है। तो जैसे ही हमारी शरीर में हमारे जीवनचर्या में या दिनचर्या में जीवन शैली में परिवर्तन आएगा, तो हम लोग कहीं ना कहीं अपने आहार पे ध्यान नहीं दे पाएंगे। उसमें हम कभी सुबह खा रहे हैं, कभी हम शाम को खा रहे हैं, अपने जीवन की व्यस्तता के कारण हमारी जीवन शैली बदल गई है, तो उसके कारण जो हमारी चक्रीय प्रक्रम जो आहार की है वह भी निरंतर बदलती चली जाती है। जब हमारी आहार की जो दिनचर्या है, ये जो आहार की जो प्रक्रिया है वो बदलेगी, तो आपकी कहीं ना कहीं पाचन अग्नि अनियंत्रित होगी, और जो पाचन अग्नि अनियंत्रित होगी तो वो मोटापे का ही कारण बनेगी। तो ये एक सामान्य भाषा में एक चक्रीय प्रक्रम के आधार पर होता है। साथ ही साथ जीवन शैली, आहार, आनुवंशिकता, जो भी जेनेटिक्स होते हैं, पारिवारिक हिस्ट्री होती है, तो वह भी कहीं ना कहीं मोटापे का हम शिकार होते हैं। साथ ही साथ यदि हमारे जीवन में तनाव अधिक है, मानसिक अशांति हमारे अंदर है, तब भी मोटापे का एक प्रमुख कारण माना गया है। इसके साथ साथ हार्मोन संतुलन, जो हमारे हार्मोन्स हैं, इनके असंतुलन होने के कारण भी मोटापा बढ़ता है। यदि हम थोड़ा सा जीवन शैली को खोल लेंगे तो जीवन शैली में आप ध्यान देंगे कि जब भी हमारे शरीर की क्रियाशीलता कम हुई, अर्थात यदि हमारे जीवन शैली में, हमारे कार्य क्षेत्र में, या जो भी हम सुबह उठते हैं और व्यायाम नहीं कर पाते या किसी प्रकार का योगाभ्यास नहीं कर पाते हैं, तो ये जीवन शैली के अंतर्गत आता है। और जब हम अभ्यास नहीं करते, किसी भी प्रकार के शारीरिक क्रियाशीलता नहीं बनी रहती है, तो ये क्या है, एक मोटापे के कारण प्रारंभ होने लगता है। साथ ही साथ यदि हम दिन में बहुत अधिक सोते हैं या अत्यधिक हमें नींद आती है, तो यह भी मोटापे का एक कारण है। बहुत तेजी से भोजन खाना, जब हम कई बार बहुत तीव्रता के साथ भोजन करते हैं, तो ये भी क्या है, हमारे मोटापे का ही कारण होता है। साथ ही साथ शारीरिक और मानसिक स्थिरता का अभाव, कार्यशीलता का अभाव, कि हमारे अंदर क्या है कि हम मानसिक रूप से हम कोई काम नहीं कर रहे हैं, शरीर के रूप से हम कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो इन कारणों से क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर मोटापे का प्रभाव बढ़ने लगता है। साथ ही साथ जब हमारे पास ये सब मानसिक असंतुलन होती है, शारीरिक क्रियाशीलता नहीं रख पाते या शारीरिक क्रियाशीलता का अभाव बना रहता है, तो हमारे अंदर लापरवाही उत्पन्न हो जाती है। चाहे हम उठने से, बैठने से, सोने से, हर प्रकार की क्रिया में जब हम आते हैं तो लापरवाही हमारे अंदर आती है। तो ये सब जो कारण है मोटापे के बढ़ने के कारण, ये सब आते हैं हमारे जीवन शैली के अंतर्गत आते हैं। वहीं यदि
बात करें, हम आहार की बात करें, तो जब हम क्या है कि अत्यधिक भोजन ग्रहण करते हैं, मात्रा से, शरीर की मात्रा के अनुसार हम जब भोजन अधिक करते हैं तो यह भी क्या है, हमारा मोटापे का कारण होता है। साथ ही साथ यदि हम जब भारी भोजन का ग्रहण करते हैं, गरिष्ठ भोजन का जब हम उपयोग करते हैं, तो तब भी हम मोटापे की ओर अग्रसर होने लगते हैं। आजकल देखा है कि बहुत सारे युवा हैं, चाहे वृद्ध हैं, चाहे कोई किसी भी वायु वर्ग का, वो अत्यधिक मीठा पसंद करते हैं। जैसे बच्चों में आपने देखा होगा कि आजकल मोटापा बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे डाइट में, हमारे आहार में अत्यधिक मीठा भोजन होना भी एक कारण मोटापे का है। वही सबसे हमारे मोटापे को बढ़ाता है। आज हम रेफ्रिजरेटर का प्रयोग करते हैं, फ्रिज का हम प्रयोग कर रहे हैं, तो उसमें देखते हैं कि हमारे घर में इतना सारा भोजन हमने रखा हुआ है, हम सुबह का भोजन शाम को खा रहे हैं, शाम का भोजन हम अगले दिन खा रहे हैं। तो ये सब जो प्रक्रिया है, ये कहीं ना कहीं हमारा जो शरीर का जो स्थूलता को बढ़ा रहा है, तो ये हमारे शरीर में कहीं ना कहीं अन्य रोगों को भी उत्पन्न कर रहा है। साथ ही साथ हम ठंडा भोजन ले रहे हैं, ठंडा पानी हम बहुत अत्यधिक पी रहे हैं, तो ये सब क्या है, आहार का ही जो असंतुलन की क्रिया है, उसके आधार पर मोटापा हो रहा है। वहीं यदि हम आयुर्वेद की बात करें, अब मैं दूसरे पक्ष की ओर आपको लेके चलूंगा कि जो मोटापे के जो कारण है, तो मैंने जैसे शुरू में भी कहा कि वात पित्त कफ के असंतुलन के कारण ही हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। तो वहीं दोष के साथ साथ, त्रिदोष के साथ साथ यदि हमारे शरीर का मल का निष्कासन पूर्ण रूप से सही नहीं हो रहा है, हमारे शरीर की जो जठराग्नि है, जो हमारे शरीर की जो अग्नियां हैं, जो हमारे शरीर के आपने यदि स्वस्थ आपने पढ़ा होगा, हाइजीन के बारे में पढ़ा होगा, या आपने सुश्रुत संहिता के अंतर्गत कभी आपने सुना होगा कि वो कहते हैं कि हमारे जो शरीर जो 13 प्रकार की अग्नियां हैं, और 13 प्रकार की अग्नियां में जो मुख्य अग्नि हमारी जठराग्नि है, यदि इसमें असंतुलन की स्थिति आ जाती है, तो हमारे शरीर में मोटापे होने लगता प्रारंभ हो जाता है। वहीं यदि हमारा रक्त का संचरण, यदि हमारे शरीर में सुचारू रूप से रक्त का संचरण नहीं होता है, तो हमारे शरीर में मोटापा होने लगता है। वहीं यदि हम बात करें योग के आधार पर कि मोटापा क्यों बढ़ता है, कि जब भी हमारे शरीर के अंदर प्राण का संचार सुचारू रूप से नहीं होगा, हमारे पंच कोशों में से कोई भी कोष या मुख्य रूप से अन्नमय कोष में अनियंत्रितता उत्पन्न होगी या उसमें असंतुलन होगा, तो हमारा शरीर मोटापे की ओर अग्रसर होगा, जिसे का स्थूलता कहते हैं या मोटापा कहते हैं, या आयुर्वेद में उसे मेदो रोग भी कहा जाता है। साथ ही साथ योग कहता है कि जब भी हमारे शरीर में नाड़ियों की जो ऊर्जा है, या नाड़ियों में जो प्राण हमारा बह रहा है, वह सुचारू रूप से कार्य नहीं करेगा, तो क्या होगा, हमारे शरीर में मोटापा उत्पन्न हो जाएगा। वहीं यदि हम मानसिक असंतुलन है, हमारे अंदर एक तनाव है, ये मानसिक शरीर के अंदर बहुत सारे हमारे अंदर विकार हैं, तो विकार के उत्पन्न होते भी हम क्या है, मोटापे का कारण बन जाते हैं। क्योंकि आप जानते ही हैं कि योग क्या है, मन का विषय है। योगेन चित्तस्य पदे वाचाम मलम शरीर वेदकेन। तो जो योग के हमारे ऋषि मुनि, जो हमारे ऋषि मुनि थे, उन्होंने हमारे लिए योग की जो विधान हमारे प्रस्तुत की, वो हमारे मन के निर्माण के लिए है। और मन के साथ साथ यदि हमारा मानसिक संतुलन सही रहेगा, तो हमारा आहार सही हो जाएगा, हमारा जो खान पान रहेगा, तो हमारा सुचारू रूप से पाचन क्रिया होगी और हम स्वस्थ होंगे। तो एक कहीं ना कहीं कारण, जब हमारा मानसिक असंतुलन होगा, तो यह भी एक मोटापे का कारण है। वहीं यदि हम आधुनिक चिकित्सा की बात करें, मैं प्रत्येक पक्ष को लेना चाहूंगा, यदि हम आधुनिक चिकित्सा की बात करें, कि जब भी हम 3 चीज में मुख्य आती हैं, एक आता है प्राण, एक आता है नर्वस सिस्टम, और एक आता है आपका रक्त का संचार। यदि इन तीनों में ही अवरुद्धता है, इन तीनों में असंतुलन है, सही शरीर में सुचारू रूप से हमारी श्वसन प्रणाली सही रूप से कार्य नहीं कर रही है, यदि हमारा नर्वस सिस्टम सही रूप से कार्य नहीं कर रहा है, या जो रक्त का जो संचरण है, जो परिसंचरण, जो ब्लड सर्कुलेशन है, वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, पूर्ण रूप से नहीं हो पा रहा है, तो हम कहीं ना कहीं मोटापे की ओर आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ इन 3 के साथ साथ यदि हमारे शरीर का जो फैट की मात्रा है, जो हम कार्बोहाइड्रेट के रूप में लेते हैं, या फैट उसमें कन्वर्ट हो जाता है, तो यदि उसका पाचन सही रूप से नहीं हो रहा है, तो तब भी हम मोटापे की ओर आगे बढ़ जाते हैं। और इसमें साथ ही साथ एक मेडिकल साइंस के अनुसार कि जब हमारे शरीर में हार्मोन्स असंतुलन होते हैं, तो तब भी हम मोटापे का शिकार होने लगते हैं। तो ये पक्ष थे आयुर्वेद के अनुसार, योग के अनुसार और आधुनिक चिकित्सा के अनुसार कि मोटापे किन किन कारणों से बढ़ता है। अब बात आती है मोटापे के
लक्षण कि मोटापे के लक्षण क्या है। आपने देखा होगा कि जैसे हमारे शरीर में मोटापन बढ़ता है या शरीर भारीपन की स्थिति उत्पन्न होती है, तो हमारी क्या है, चलने की गति मंद हो जाती है। हमारे जो चलने का जो भाव है या जो चलने की जो स्टाइल जिसे हम बोल सकते हैं एक सामान्य भाषा में, तो कहीं ना कहीं अनियंत्रित हो जाती है। तो एक प्रमुख लक्षण क्या है, मोटापे का है। वही आलस्य, हमें बार बार लेथार्जी हो जाते हैं, हम किसी भी कार्य के प्रति हमारा मन नहीं लगता, हम बार बार क्या करते हैं, हमारे अंदर लगता है छोड़िए काम क्या करना है, क्योंकि शरीर के अंदर इतना कफ प्रदान हो गया है, इतना शरीर भारी हो गया है, तो हमारे आलस्य उत्पन्न होने लगता है। और जब हम देखते हैं आलस्य उत्पन्न होता है तो हमें नींद भी अधिक आने लगती है। जब हमारे अंदर नींद अधिक आएगी तो हम क्या कहेंगे, कमजोरी हम शरीर में महसूस करें। तो साथ साथ क्या हो गया, मंद गति, आलस्य, कमजोरी और बार बार ना किसी भी काम को करने की इच्छा नहीं करना। साथ में जब हमारे शरीर में मोटापा उत्पन्न हो जाता है तो शरीर के जो जोड़ हैं उनमें दर्द होने लगता है। कहीं ना कहीं आपके जो ज्वाइंट्स हैं, छोटे या बड़े ज्वाइंट्स हैं, हमारे जो जोड़ हैं, उनमें दर्द की अनुभूति होने लगती है। साथ ही साथ आपने ये भी महसूस किया होगा, जिसमें ओबेसिटी होगी या आपके आस पड़ोस में कोई रह रहा होगा या परिवार का कोई सदस्य होगा, तो आपने देखा होगा कि जब मोटापा जब बढ़ जाता है, शरीर में मोटापा आने लगता है, तो सबसे जो एक विशेष परिवर्तन आता है आपकी श्वास प्रश्वासी गति पे भी आता है। अर्थात हमारे शरीर के अंदर अनियंत्रित श्वास प्रश्वास होने लगता है। तो ये श्वास प्रश्वास हमारे शरीर में आलस्य उत्पन्न करेगा। जब आपका प्राण ही सुचारू रूप से कार्य नहीं कर रहा है तो क्या करेगा, आप अस्वस्थता और आगे बढ़ेंगे। और इसके बाद मोटापे लोगों के अंदर एक आत्मविश्वासी कमी भी होती है। आत्मविश्वास के साथ साथ इनके अंदर एक शर्मिला स्वभाव हो जाता है कि कोई बाहर जाएंगे कहेगा कि मोटापा है या ये पतला आदमी है, बहुत सारे उसके अंदर विचार उत्पन्न होने लगते हैं। तो ये भी एक क्या है, उसका एक लक्षण होते हैं। और उनको क्या करते हैं, शर्मिला स्वभाव उनके अंदर आने लगता है। और एक सबसे अच्छा है कि अत्यधिक इच्छा, और इच्छा किसकी, बार बार कुछ ना कुछ खाने की, बार बार सोने की, बार बार अत्यधिक आलस्य उनके अंतर्गत आनी है। तो उनका एक प्रमुख लक्षण भी क्या है, अत्यधिक इच्छा उत्पन्न होना भी उनके शरीर के अंदर प्रभाव उत्पन्न करता है। वहीं यदि जो अगला पक्ष है रोग, मोटापे से उत्पन्न होने वाले रोग, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि लगभग एक 1980 के आसपास इसे महामारी को मोटापे को महामारी का रूप दिया गया था। शायद आप लोगों ने कम ही इस रिसर्च पेपर को पढ़ा होगा, हो सकता पढ़ा भी होगा। तो उसमें 1980 के आसपास ही इसको महामारी की घोषणा कर दी गई थी। उसके पीछे ये कारण था कि मोटापा समस्त रोगों की जननी है। यह आप हमेशा ध्यान रख लीजिए। आप कुछ जो टीचर्स हैं, योग के क्षेत्र में काम कर रहे हैं या जो योग के क्षेत्र में काम नहीं कर रहे हैं, जो हमारे प्रिय श्रोता हैं, तो समझ लें कि मोटापा समस्त रोगों की जननी है। यदि आपके शरीर के अंदर मोटापा आएगा तो कुछ ना कुछ प्रकार के रोग आपके अंदर धीरे धीरे व्यवस्थित होने लगेंगे या अवस्थित होने लगेंगे। तो उसी का जो एक प्रमुख जो आपको आजकल मिलता है मोटापा, यदि आप कभी WHO की साइट खोलना और WHO में आज ओबेसिटी आप लिखोगे तो उसमें क्लिक करते हैं आपको सबसे पहले पूरे डेटाज आ जाते हैं कि कब कब मोटापे की स्थिति आज बच्चों के अंदर, युवाओं के अंदर, वृद्धों के अंदर किस प्रकार से है, उसके डाटा आप पढ़ लेंगे। मैं उस विषय की ओर आगे नहीं जाऊंगा, तो आप खोलेंगे आपको काफी डाटा उसमें मिल जाएगा। सिर्फ ओबेसिटी डालते आपको पूरी डाटा उसमें खुल जाएगा। सबसे पहले उन्होंने क्या किया है, डाटा ही डाला हुआ है भारत से लेकर पूरे विदेश के जो भी बड़े बड़े शहरों में जहाँ पे लोग मोटापे का शिकार है। तो मोटापे के से जो उत्पन्न जो रोग हैं उनमें कुछ मैं मोटे मोटे तौर में आपको बता देता हूँ। जैसे मधुमेह, डायबिटीज उससे उत्पन्न होने लगती है, उच्च रक्तचाप, हृदय संबंधी रोग, कैंसर, साथ में जोड़ों में दर्द, जो मैंने आपको पहले भी इसको बताया। महिलाओं में मासिक धर्म में जो अनियमितता, ये भी मोटापे के कारण आती है। साथ ही साथ गर्भावस्था में समस्या, कि गर्भावस्था में भी मोटापे के कारण बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो ये सब क्या है, मोटापे से होने वाले रोग हैं। साथ में सबसे अधिक इसके जो बैड इम्पैक्ट्स हैं जो हमारे बॉडी के अंदर पड़ता है, इसमें हमारे तनाव उत्पन्न होने लगता है। और आप देखेंगे कि तनाव उत्पन्न होते ही शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होने लगेंगे। और आधुनिक चिकित्सा विज्ञान हो चाहे किसी प्रकार की चिकित्सा पद्धति हो, तो क्या कहती है, जो भी रोग होते हैं सब मनोकायिक होते हैं, साइकोसोमेट्रिक होते हैं, अर्थात मन से तन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारे पास रोग आते हैं, तो तनाव के कारण, जो हमारे मोटापे के कारण जो हमारे शरीर में तनाव बढ़ा, उसके कारण बहुत सारे रोग उत्पन्न होते हैं। तो ये कुछ प्रमुख रोग थे।
और इनके बाद में जो भी हमारा जो कार्यक्रम चल रहा है इसमें सब हमारे जो मूर्धन्य जो व्यक्ति, जो डॉक्टर्स लोग होंगे, जो भी एक्सपर्ट इसमें आएंगे, तो ये सब इन विषयों पर चर्चा आपके साथ करेंगे। तो मैं फिलहाल मोटापे पे ध्यान दूंगा। अब आती है एक जो मुख्य बात आती है कि यौगिक उपचार या उपचार। तो उपचार के लिए मैं दो पक्षों पर बात करना चाहूंगा कि उपचार के लिए मुख्य रूप से हम क्या करेंगे, एक यौगिक उपचार को लेंगे और एक आहार का क्या रोल रहेगा हमारे मोटापे को दूर करने के लिए। यौगिक उपचार में ऐसे यौगिक अभ्यास हम करेंगे जिनके माध्यम से शरीर में ऊष्मा का संचार हो, वात के प्रभाव को कम करे, और जब हमारे शरीर के अंदर वात का जब प्रभाव कम होगा तो आप देखेंगे कि वात पित्त भी नियंत्रण में स्थिति में आ जाएगा, और पित्त के नियंत्रण स्थिति आने में कफ भी स्वतः ही धीरे धीरे करके शरीर से मुक्त होने लगेगा। और जब मैंने पूर्व में भी कहा कि जब ये तीनों ही हमारे शरीर के अंदर से असंतुलन की अवस्था में होंगे, जब वात पित्त का असंतुलन होंगे, साथ में मैंने कहा था आपको कि यदि शरीर में मल का निष्कासन पूर्ण रूप से नहीं होगा, हमारे आंतों की सफाई सही रूप से नहीं होगी और रक्त का संचार सही रूप से नहीं होगा, तो हम क्या होंगे, मोटापे की ओर अग्रसर होंगे। तो मोटापे के लिए क्या है कि आपको जो यौगिक उपचार करना है, तो ऐसे यौगिक अभ्यासों का आप प्रयोग करेंगे जिनके माध्यम से आपके शरीर में ऊर्जा का संचार होगा, और जो हमारा मेटाबॉलिक रेट्स हैं, मेटाबॉलिज्म है, वो सही रूप से जब काम करना प्रारंभ कर देगा, तो आप देखेंगे धीरे धीरे करके शरीर में जो भी रोग है, मोटापे का जो मुख्य कारण है, वो स्वतः ही धीरे धीरे दूर होने लगेंगे। कुछ रिसर्च में के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि जैसे हम आसन की बात करेंगे, तो आसन में जैसे पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, जो भी अभ्यास पेट वाले भाग पर अत्यधिक प्रभाव डाले, कहीं ना कहीं यदि आप कारण में जाएं तो मुख्य रूप से ये हमारे जठराग्नि से कुपित होने वाला रोग है। यदि जठराग्नि प्रॉपर नहीं है, जठराग्नि की जो पाचन शक्ति आपकी सही रूप से कार्य नहीं कर रही है, तो उसके माध्यम से क्या होगा, हमारे शरीर में रोग उत्पन्न होने लगते हैं। तो इसमें क्या है कि पवन मुक्तासन हमें क्या करेगा, हमारे शरीर के मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाएगा, जठराग्नि को प्रदीप्त करेगा, और उसके माध्यम से हमारे प्राण का जो मैंने योग चिकित्सा के जो मुख्य सिद्धांत मैंने आपको भी पिछले कुछ देर पहले चर्चा की थी कि हमारे शरीर में प्राण का गमन, जो हमारे अन्नमय कोश है, उसमें हमें नियंत्रण आएगा, हमारे नाड़ियों के माध्यम से शरीर में प्राण का सुचारू रूप से गमन होगा, तो देखेंगे और पाएंगे कि शरीर में धीरे धीरे ऊर्जा का संचार होने लगा है और हम मोटापे का शिकार नहीं हो रहे हैं। और मोटापा जो कि समस्त रोगों की जननी है, वो धीरे धीरे करके हम स्वस्थता की ओर आगे बढ़ते हैं। तो मैं कुछ एक दो नाम आपके सामने लूंगा, और इन अभ्यास में जो योग के क्षेत्र से नहीं है, जो श्रोता योग के क्षेत्र से नहीं है, तो मैं उनसे विनम्र निवेदन करूंगा कि वो किसी भी एक कुशल योग शिक्षक के माध्यम से इन अभ्यासों को करें। कई बार हम लोग यूट्यूब के माध्यम से या वर्बली फोन के माध्यम से पूछ लेते हैं, लेकिन जो उसमें कुछ टेक्निक्स होती हैं, जो उसके एंगल ऑफ पोजीशन होता है, वो कहीं गड़बड़ हो जाती है, उसके माध्यम से हमारे शरीर में विशेष प्रभाव उत्पन्न नहीं हो पाता है। कई बार हमें बहुत सारे लोग मिलते हैं कि हम लगभग रोज आधा घंटे तक अभ्यास करते हैं, लेकिन हमारे मोटापे पर विशेष प्रभाव उत्पन्न नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं कारण है कि वो सिर्फ सुने हुए बातों पे या टीवी के माध्यम से देखते हैं, लेकिन जब हम पर्टिकुलर किसी एक योग्य शिक्षक के आधार पे या उनके मार्गदर्शन में योग अभ्यास करेंगे, तो आप पाएंगे कि जो जहां आपकी जो गलतियां हैं, जो मिस्टेक्स हैं, उनको दूर करने में सहायक करते हैं। तो मैं कुछ एक दो चीज आपको बता दूंगा, तो आप यदि उनका अभ्यास करेंगे, किस बार बार में ये करोगे, कुशल शिक्षक के मार्गदर्शन में करना है। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, हलासन, भुजंगासन, धनुरासन, साथ साथ आप सूर्य नमस्कार भी आप इसमें कर सकते हैं। तो ये आपने देखा होगा, जो ये हमने पैकेज एक बनाया हुआ है, कुछ हमने दो रिसर्च पेपर हमने काम भी किया हुआ है, कुछ हमने कॉलेज की छात्रों पे इसमें काम किया, तो हमने इन्हीं चीजों को लेके चले थे। तो इनमें जो भी हम अभ्यास मैंने आपको बताए, जो भी आसनों के मैंने नाम बताए, ये सीधे सीधे हमारे क्या करते हैं, कंद योनि नाड़ी पे ही प्रभाव डालते हैं, अर्थात नाभि प्रदेश पे ही इसको प्रभाव डालते हैं। और यदि आप इस चक्र की बात करें, तो चक्र में भी क्या है, ये मणिपुर चक्र पर विशेष प्रभाव उत्पन्न कर रहे हैं। जब मणिपुर चक्र पर जब विशेष प्रभाव पड़ेगा, तो हमारी क्या होगा, स्वतः ही जठराग्नि प्रदीप्त हो जाएगी, और जठराग्नि प्रदीप्त हो जाएगी तो पाचन जो शक्ति हमारी जो तीव्र रहेगी, तो हमारा भोजन स्वतः रूप से पचेगा, हमारे शरीर के अंदर जो विकार होगा स्वतः दूर होगा। तो आपने जो मैंने बताया, तो आप धनुरासन, भुजंगासन, हलासन, नौकासन, उत्तान पादासन और पवन मुक्तासन का अभ्यास को कर सकते हैं। साथ ही साथ जो लोग थोड़ा सा
इससे ऊपर करना चाहते हैं तो सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सूर्य नमस्कार सामान्यतः सब लोग जानते हैं, तो उसको एक कुशल मार्गदर्शन पे आप कर सकते हैं। लेकिन सूर्य नमस्कार से पहले मुख्य रूप से मैं इन चारों को ज्यादा फोकस करते हैं या करवाते हैं। इसके साथ साथ नाड़ी शोधन प्राणायाम, जैसे कि शब्द से ही विदित होता है कि नाड़ी शोधन अर्थात नाड़ियों को शुद्धता करने वाला या नाड़ियों का शोधन करने वाला वह अभ्यास नाड़ी शोधन है। और इसके माध्यम से हमारे शरीर में जो भी मोटापा है या जो अन्य उससे उत्पन्न होने वाले रोग हैं वो भी स्वतः इससे दूर होते हैं, क्योंकि नाड़ियां जब हमारी शुद्ध होंगी तो नाड़ियों में जो प्राण का गमन जो सुचारू रूप से होगा, पर्टिकुलर जो अंग के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व हैं उन अंगों तक पहुंचेंगे तो हमारा शरीर स्वतः ही स्वस्थ रहेगा। तो हमें नाड़ी शोधन प्राणायाम करना है। भ्रामरी प्राणायाम, जैसे कि मैंने पूर्व में कहा कि मोटापा कहीं कहीं मानसिक तनाव के कारण उत्पन्न होता है, लेकिन जब हम भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो भ्रामरी प्राणायाम करते करते हमारे मन के अंदर के जो नकारात्मकता है, जो हमारे अवसाद है या जो तनाव है वो स्वतः ही दूर होने लगते हैं। और जब हम स्वच्छंद होते हैं, हमारे मन के अंदर स्वस्थ प्रभाव उत्पन्न होता है, तो हमारा खाने का मन भी करता है, हमारे शरीर की जो ऊर्जाएं हैं वो सुचारू रूप से कार्य करना प्रारंभ कर देती। वहीं उज्जाई प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम से हमारे शरीर के जो हार्मोन्स हैं, जो जैसे कि आपको ज्ञात भी है कि थायराइड के माध्यम से भी जब थायराइड इम्बैलेंस हो जाता है तो उसके भी मोटापा उत्पन्न होने लगता है। तो उज्जाई प्राणायाम क्या है कि समस्त उज्जाई का जो भाव ही है या अर्थ है कि जो समस्त रोगों पर नियंत्रण उत्पन्न कर ले। उज्जाई शब्द का ही जो तात्पर्य है कि वह जो समस्त रोगों पर नियंत्रण कर ले, समस्त विकारों पर नियंत्रण कर ले। यदि हम इसका अभ्यास निरंतर करेंगे तो हम मोटापे को कभी भी अपनी ओर आने नहीं देंगे। साथ ही साथ यदि हम अगले प्राणायाम की ओर आगे बढ़ते हैं, सूर्य विधि प्राणायाम। सूर्य विधि प्राणायाम से हम दाहिनी नासिका का उपयोग करते हैं। दाहिनी नासिका, जिसको आपकी पिंगला नाड़ी भी कहते हैं, यदि आपकी पिंगला नाड़ी क्रियाशील होगी तो हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा का संचार होगा और ऊर्जा के संचार से हमारे अंदर पित्त की जो प्रकृति होती है वो तीव्र होगी, जो हमारी चयापचय की क्रिया वो तीव्र होगी और हमारा भोजन, हमारी जो पाचन शक्ति है सुचारू रूप से कार्य होगा। तो हम क्या होंगे, मोटापे के शिकार नहीं होंगे। वहीं यदि हम बात करें षटकर्म की बात करें, षटकर्म जो हमारे अंदर विदा है, शुद्धि शरीर की क्रिया है, उसकी बात करें तो उसमें आप अग्निसार कर सकते हैं, कपालभाति आप कर सकते हैं, उसमें लघु संघ प्रक्षालन बहुत अच्छी एक टेक्निक है जिससे तुरंत ही मोटापा दूर होता है। और लघु संघ प्रक्षालन के साथ साथ यदि आपके पास थोड़ा सा धैर्य है कि हम कुछ दिन अपने आप को भोजन से नियंत्रण कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, संघ प्रक्षालन की क्रिया कर सकते हैं। और अंत में यौगिक अभ्यास के अंतर्गत आता है वस्त्र की प्रक्रिया। जिस वस्त्र की प्रक्रिया से कि जब हमारे जो आंतों की जो सफाई होती है, यदि हम उसको हम कर सकते हैं, वस्त्र की क्रियाओं को हम कर सकते हैं, तो बहुत ही लाभदायक होता है मोटापे को दूर करने में। तो ये था यौगिक उपचार के माध्यम से हम किस प्रकार से मोटापे को दूर करें। लेकिन इतना ही नहीं है कि आपने अच्छा अभ्यास किया और आहार पर विशेष ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ये मुख्य कारण है कहीं ना कहीं आहार हमारा मोटापे को बढ़ाने के लिए। तो आहार में बहुत ज्यादा मस्तिष्क का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं। कई बार क्या होता है कि हम इतना डाइट चार्ट इतना टिपिक बना देते हैं, इतना कठिन बना देते हैं कि हम उसको सुचारू रूप से जीवन में अप्लाई नहीं कर पाते। तो बिल्कुल एक दो चीजें मैं संक्षिप्त में बताऊंगा, बहुत सारी गहराई में मैं जाऊंगा नहीं। यदि हम आहार लें तो आहार में हमें दो चीजों को ध्यान देना है कि पथ्य और अपथ्य, क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। नंबर एक बात, उसमें यदि मैं सर्वप्रथम बात करूं कि आहार पथ्य के रूप में आप क्या करें कि रेशेदार पदार्थों का सेवन करें। जिन भी आहार में, जिस भी भोजन में, चाहे सब्जियां हैं, चाहे दाल हैं या अन्य कोई चीज, हमारे मेवे हैं, और उनमें यदि रेशे का प्रभाव, रेशा अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो आप उन रेशेदार पदार्थों का उपयोग करें। अब ये आप अपने मन के अनुसार खा सकते हैं, इसलिए मैं इसमें कोई भी अलग से जानकारी आपको नहीं दे रहा हूं कि आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है। सिर्फ ध्यान रखना है कि आपकी भोजन में जो मात्रा हो वो रेशेदार पदार्थों की मात्रा हो। उसके बाद जब रेशेदार वाली बात आ गई है तो साथ ही साथ अधिक सब्जी का सेवन करना। जितनी आप अधिक सब्जी करें, सब्जी खाएंगे तो आपके शरीर के जो मेटाबॉलिक रेट्स हैं बिल्कुल नियंत्रण में रहेंगे। जो मेटाबॉलिक रेट्स हैं वो संतुलन की अवस्था में रहेंगे, तो आप देखेंगे कभी भी आप मोटापे का शिकार नहीं होंगे। फलों का अच्छा सेवन कीजिए जिसके अंदर काफी फाइबर वाली, फिर पुनः बात वहीं आगे घूम फिर के, है ना। और ताजा एवं स्वस्थ भोजन, ताजा और स्वस्थ भोजन ये बहुत महत्वपूर्ण है।
कि आप फ्रेश भोजन लें और उसमें भी स्वस्थता जरूर देखें कि ये स्वस्थ भोजन कितना लाभप्रद है मेरे लिए या नहीं है। क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि जब से हमारी जो जीवन शैली भौतिकवादी तक हम बढ़ रहे हैं, हमारा शहरीकरण हमारे अंदर प्रविष्ट कर रहा है, हमारे मनोवेग के रूप में कार्य कर रहे हैं हम लोग, तो देख रहे हैं कि हमारा जो भोजन है वो स्वस्थ भोजन नहीं है। तो कहीं ना कहीं यह जो अस्वस्थ हम भोजन कर रहे हैं यह एक मोटापे को बढ़ाने में सहायक है। और अंत में कि जो आपको पथ्य आहार लेना है उसमें आपको कम वसा युक्त भोजन लेना है जिसमें फैट की मात्रा कम हो। इसी के साथ साथ यदि एक दो चीज हम अपने आहार के साथ साथ क्या कहते हैं उसे जीवन शैली के अंदर जो रात्रि जागरण, जब हम बहुत देर लंबे समय तक उठते हैं, लंबे समय तक हम लोग जागरण करते हैं, सोते नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर के अंदर भी मोटापे का कारण बन जाता है। यही यदि हम देखें कि नियमित रूप से ये व्यायाम करेंगे, नियमित योगाभ्यास करेंगे, ये भी उसका एक पार्ट है। मानसिक क्रियाशीलता, कुछ ना कुछ मानसिक क्रियाशीलता को हम जब बढ़ाएंगे, तीव्र वेग से हम काम करते रहेंगे, तो देखेंगे कि जो मोटापे रूपी जो विकार है हमारे शरीर के अंतर्गत नहीं आएगा। और इसका जो एक पक्ष में आपको बताना भूल गया कि अपथ्य ने बीच में कुछ जोड़ दिया। अपथ्य में क्या करना है आपको, सबसे महत्वपूर्ण जो है उसमें आपको क्या करना है कि अधिक भोजन नहीं लेना। ये में ध्यान रखना कि मात्रा से अधिक भोजन नहीं लेना, तले हुए पदार्थों का उपयोग नहीं करना, बहुत ज्यादा विश्राम नहीं करना। बहुत सारे हम क्या करते हैं, बार बार लटक जाते हैं, घर में कुर्सी में बैठ नहीं पाते, बार बार हम कहीं से आते हैं सीधे हम अपने रूम पे चले जाते हैं, बेड में सोना प्रारंभ कर देते हैं या लेट जाते हैं, तो ये भी हमारे मोटापे का कारण है। बासी भोजन बिल्कुल न करें और दिन में जो अधिक सोते हैं तो वो थोड़ा सोना कम कर दें। और इसके साथ साथ आलसी दिनचर्या को अपने जीवन से हटाने का प्रयास करें। और अंत में एक जो शब्द है कि दृढ़ इच्छा शक्ति, एक महत्वपूर्ण चीज है। यदि आप अपने जीवन में दृढ़ इच्छा शक्ति कर देंगे, किसी भी कार्य के प्रति दृढ़ इच्छा शक्ति कर देंगे, मुझे अपना वेट कम करना है या मोटापे को इन अभ्यासों के माध्यम से दूर करना है या अपनी जीवन शैली को हमें दूर करना है, तो इन सब के आधार पर आप स्वतः ही अपने शरीर के मोटापे को दूर कर सकते हैं। और मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि मोटापा क्या है, समस्त रोगों की जननी है। तो इसलिए हमें दृढ़ इच्छा के साथ काम करना है कि हमें आज से अपनी दैनिक जीवन शैली को, दिनचर्या को, अपनी जीवन शैली को सुधारना है, अपनी आहार की जो प्रक्रिया उसको हमें सुधारना है। साथ ही साथ हमें आहार के साथ साथ जो हमारे अपथ्य की जो चीजें हैं उनको हमें ध्यान रखना है। तो इस प्रकार की यदि आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति उत्पन्न हो जाएगी तो हमारे शरीर के अंदर स्वतः ही मोटापा कम हो जाएगा। और यदि मैं अंतिम एक शब्द में कहूंगा कि संयमं च परम रसायनः, संयम च परम रसायनः, अर्थात जीवन में संयम रूपी औषधि कुछ नहीं है। यदि हमारे अंदर खाने की संयमता, बोलने की संयमता, कार्य करने की संयमता उत्पन्न हो जाए तो हम स्वतः ही स्वस्थ हो जाएंगे। तो इन सब को करने के लिए हमारे जीवन में हमें संयमता लेना आवश्यक है, संयमता भरा जीवन जीना बहुत आवश्यक है। तो आशा है कि मेरे इन विचारों से आप सहमत होंगे। बहुत ही संक्षिप्त भाषा में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। तो मैं पुनः आयोजकों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं और निरंतर कुछ ना कुछ एक नए टॉपिक से, विशेष विषयों पर आप विशेषज्ञ को बुला रहे हैं। तो यह आप लोग सभी सम्मान के और क्या कहें कि आत्मीयता दिलाने वाले जो कार्य कर रहे हैं इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ओम नमस्कार। किसी का कोई प्रश्न हो या कोई विषय हो तो आप बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अनुपम कोठारी जी। बहुत ही सुंदर उद्बोधन, बहुत ही जोश के साथ और पूरा फैक्ट एंड फिगर के साथ आपने इस विषय को रखा। ये वास्तविकता में दर्शाता है कि विषय की पकड़ आपको बहुत अच्छी है। और अवश्य में जो भी हमारे सुनने वाले दर्शक रहे हैं, जो भी हमारे IYT परिवार के सदस्य रहे हैं, अवश्य में उनको लाभ मिला होगा। और आपका जो उद्बोधन है वो जन कल्याण के लिए था,
मोटापा वास्तविकता में आपने बिल्कुल सही कहा कि एक बहुत बड़ी महामारी है, WHO से डिक्लेयर्ड है, और महानगरों में जिस प्रकार से ये फैलता जा रहा है कि मोटापा कभी अकेला नहीं आता, वो अपने साथ बैक पेन, नेक पेन, डिप्रेशन, एंजाइटी और दर्जनों नी पेन, बहुत सारी ऐसी चीजें साथ लेकर के आता है। एक ऐसे विषय को इतने सीमित शब्दों में और इतने सुंदर ढंग से आपने आज प्रेजेंट किया, उसके लिए पूरी IYA टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा विशेष आपसे अनुरोध रहेगा कि आप अन्य विषयों पर भी इस तरह से जानकारी लेकर के दोबारा से उपस्थित रहें। ये मंच आपका ही है, जन कल्याण के लिए हमने इस संस्था का निर्माण किया है। जो हमारे सुनने वाले साथी हैं उनसे भी मेरा विनम्र अनुरोध है कि साथियों, हमारे YouTube चैनल पर, जिसका लिंक हम चैट बॉक्स में आपको देते हैं, आप दिन में एक बार अवश्य विजिट करें। आपने यहाँ ये सेशन सुना है, इसके बाद एक बार दोबारा से उसको सुने। आपके प्रश्न जो हैं वो अवश्य में दोबारा से जागृत होंगे, और जब हम इस कार्यक्रम का समापन करेंगे तो उस दौरान हम दोबारा से एक बार सभी जितने भी हमारे विशेषज्ञ इस प्रोग्राम में आए हैं, एक दिन उन सबको हम बुलाएंगे और दोबारा से जो भी आपके प्रश्न होंगे उन पर इनका व्याख्यान होगा। और मैं चाहता हूं कि आप प्रतिदिन इस कार्यक्रम में नए लोग जो हमसे जुड़ते हैं उनसे मेरा एक छोटा सा अनुरोध है कि प्रतिदिन इसी लिंक के माध्यम से आप 8 से 9 बजे एक नए स्पीकर के साथ, एक नए विषय के साथ हमसे जुड़ सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक दिन आप कार्यक्रम ज्वाइन करें या आपका कोई स्पीकर आया उसी दिन आप ज्वाइन करें, उसके बाद ना करें। आप प्रतिदिन ज्वाइन करें। हमारे जो वक्ता हैं वो वास्तविकता में उच्च कोटि के वक्ताओं को हम ढूंढ करके लेके आते हैं। अनुपम जी से मेरी मुलाकात कई बार हो चुकी है। हम उत्तराखंड संस्कृत यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में भी आपसे मिले हैं और आपसे वार्तालाप मेरा कई दफा हुआ, और बहुत मुझे अच्छा लगा कि आपने इस मंच का सदुपयोग किया है और योग विषय में जिस प्रकार से आपका समर्पण है वो वास्तविकता में अनूठा है। हम चाहेंगे कि पुनः आप आए, ये क्योंकि आप परिवार के सदस्य भी हैं, तो आपसे विशेष हमारा अनुरोध यही रहेगा कि आप पुनः किसी ऐसे विषय को लेकर के बीच में आए जो बड़ा दुर्गम है। बहुत सारे लोग जो हैं कई कारणों से ट्रीटमेंट से वंचित रह जाते हैं। कुछ लोग जो हैं, क्योंकि मोटापा एक दिन में जाने वाली बीमारी नहीं है, इसके लिए नियमित अभ्यास की जरूरत है, नियमित, जैसा आपने बताया, संयम की जरूरत है। तो उसके लिए आप जैसे जो मोटिवेशनल लोग बीच बीच में आते रहेंगे तो मैं समझता हूं कि एक स्वस्थ समाज हम देश को दे पाएंगे। मैं बार बार कहता हूं कि देश की सेवा करने के लिए आपको किसी यूनिफॉर्म की जरूरत नहीं है, आपको किसी टैग या टाइटल की जरूरत नहीं है। आप छोटे छोटे काम करके भी, आप अपना पोस्चर को चेंज करके, आप अपनी हैबिट को चेंज करके, आप अपनी मनोस्थिति को बदल करके देश पे जो दवाइयों का भार है उससे आप देश को बचा सकते हैं और आप देश के GDP में एक बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। जैसे मैं जब फैक्ट एंड फिगर पढ़ता हूं तो प्रति वर्ष खरबों डॉलर की दवाइयां हमारे देश को निर्यात करनी पड़ती हैं, बाहर से मंगवानी पड़ती हैं। आयात बहुत कम होता है, निर्यात बहुत ज्यादा होता है, या इसका उल्टा होता है, और उससे देश को बहुत नुकसान हो रहा है। अगर हम देश के युवाओं को, देश के लोगों को हम स्वस्थ कर देंगे तो ये भी देश की GDP में एक बहुत बड़ा योगदान होगा। यहाँ बैठकर भी आप देश की बहुत बड़ी सेवा कर सकते हैं। आज के विषय से रिलेटेड जो भी प्रश्न है आप लोग लिख सकते हैं। यदि किसी का प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, चैट बॉक्स में आप लिखते हैं। आदरणीय, मैं चाहूंगा कि जी एक आया, क्या उज्जाई आसना का सभी रोगों में कर सकते हैं? उज्जाई प्राणायाम के बारे में आचार्य जी, डिम्पल यादव जी का एक प्रश्न आया है, क्या सभी बीमारियों में इसको किया जा सकता है? कृपया इस बारे में थोड़ा मार्गदर्शन करें। जी बिल्कुल, उज्जाई प्राणायाम को सभी आयु वर्ग के लोग और किसी भी रोग से जो पीड़ित लोग हैं इसको आप कर सकते हैं। इसमें इसको एक निष्पाप प्राणायाम बताया गया है कि किसी भी अवस्था में किया जा सकता है। तो आप बिल्कुल निर्भीक होकर इसका आप अभ्यास करें तो आपको लाभ प्राप्त हो। आचार्य जी, यदि किसी को टॉन्सिल्स या थ्रोट इन्फेक्शन हो तो क्या उस दौरान भी उज्जाई किया जा सकता है? क्या उससे बढ़ेगा तो नहीं? देखिए, थोड़ा सा उसमें थोड़ी प्रिकॉशन करनी पड़ेगी। एक दिन आप थोड़ा आराम कर सकते हैं उसका, लेकिन उसके बाद आप करेंगे तो फिर उस प्रकार की समस्याएं दूर हो जाएंगी। क्योंकि किसी भी एक्सट्रीम, यदि देखो किसी भी पद्धति में, किसी भी विधा में या किसी भी चिकित्सा पद्धति में आप देखते हैं तो हर चीज की लिमिटेशंस होती हैं। तो योगिक चिकित्सा में कुछ लिमिटेशंस होती हैं, उसमें हमें ध्यान रखना होगा। क्योंकि बहुत सारे क्रॉनिक्स आपको बहुत ज्यादा तीव्र हो गया, उसके लिए कुछ दिन आप आराम करें या उन दिनों आप एक सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ गति करें
और उसके माध्यम से आप स्वस्थ हो जाएंगे। क्योंकि जैसे आपको पता है कि प्राण ही सृष्टि का रचनाकार है, बिना ये प्राण नहीं तो कुछ भी नहीं है। और वही उपनिषद में कहा गया है, प्राणवाद श्रेष्ठस्य ज्येष्ठस्य, प्राण क्या श्रेष्ठ भी है और ज्येष्ठ भी है। तो यदि हम इस प्राण को यदि हम प्राणायाम के रूप में नहीं कर पा रहे हैं, सामान्य हम डीप इनहेल और एक्सहेल ही कर पा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपको लाभ प्रदान करेगा। निश्चित रूप से किसी भी चीज को जलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और यदि ऑक्सीजन यानी कि प्राण ज्यादा होगा तो कैलोरी फास्ट बर्न होगी। सीधा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत सुंदर तरीके से आपने बताया। आचार्य जी, भोजन में क्या विशेष ग्रहण करें जिससे जो है मोटापे से बचा जा सकता, किस प्रकार का भोजन जो है उचित रहता है? देखिए, हाँ, मैंने पहले आपको ये पहले क्लियर कर दिया था, आपने से ध्यान नहीं दिया होगा कि मैं कहता हूं कि अपने भोजन में रेशेदार पदार्थों का उपयोग करें। क्या होता है कि कुछ, जैसे मैं उत्तराखंड की बात करूंगी, हो सकता है यहाँ पे कोई सब्जियां उपलब्ध हो, और इधर साउथ की बात करें वहां पे कुछ उपलब्ध हो, लेकिन जो भी वहाँ की जो सीजनल सब्जियां हैं जो वहां पे आराम से मिल जाती है, तो आप उनका उपयोग करें, लेकिन उसमें रेशे की मात्रा अधिक हो। और भोजन में जब भी हम कोई चीज ग्रहण करते हैं, सबसे पहले देखें कि जो भी आपकी मार्केट में सबसे सस्ता है वो आप वो लीजिए। जो सबसे सस्ता जो पदार्थ होगा या जो आहार होगा, वो कहीं ना कहीं हमारे पॉकेट के अनुसार भी होगा, हम उसको अच्छी मात्रा में भी खा सकते हैं। यदि किसी का बड़ा परिवार, छोटा परिवार है तो आराम से खा सकता है, लेकिन वही यदि बड़ा परिवार है तो वो क्या करेगा, वो स्वस्थ आहार कैसे ग्रहण करेगा। तो हमें क्या करना है, जो भी हमारे मार्केट में सबसे सस्ता होगा उसको आप जरूर लें, क्योंकि वो ऋतु के अनुसार है। क्योंकि जब हम किसी भी आहार को ऋतु के अनुसार ग्रहण करते हैं तो क्या है कि शरीर स्वतः ही स्वस्थ हो जाता है, क्योंकि प्रकृति उसी के अनुरूप बनी है। और जब हम बात करते हैं कि यह शरीर पंच भौतिक तत्वों से बना हुआ है, तो वो जो फल है वो भी उसी पंच तत्व से बना है, उसी समय बना हुआ है। तो जब उनको इंटेक करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आने वाले समय में आम आने वाला है, आम खूब खाइए, मन में हटा दीजिए कि शुगर होगा नहीं होगा, आप आम खाइए, लेकिन थोड़ा सा उसका संयम जरूर रखिए। आम जरूर खाइए, क्या अच्छा शुगर का पेशेंट भी, आम जरूर खाइए, लेकिन मात्रात्मक विषय ध्यान दें। और मैंने आपको जो कहा था कि अंतिम लाइन की संयम च परम रसायनम, शरीर जीवन में संयम रूपी औषधि ही परम रसायन है या दवाई। धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा कि आचार्य जी ने बताया है कि आप आसपास में जो उपलब्ध वनस्पतियां हैं, जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा लें, रेशेदार फल ज्यादा लें। और आहारचर्या के अनुसार ऐसा पढ़ा गया है कि खट्टे जो पदार्थ होते हैं वो वेट लॉस में ज्यादा हेल्प करते हैं। मीठे पदार्थ जो हैं थोड़ा सा आपको परहेज करने की आवश्यकता है। पानी को ज्यादा से ज्यादा पिए ताकि बॉडी डिटॉक्स हो। प्राण को ज्यादा से ज्यादा भरें। पोस्चर को अपना क्या ध्यान से रखें। एक प्रश्न आया था प्रज्ञा सोनी जी का कि सिर्फ बेली फैट जो है हमारा बढ़ रहा है, तो शायद वो खराब पोस्चर की वजह से हो सकता है। आचार्य जी, इस पे कोई विशेष आप अगर प्रकाश डालें तो, कि सिर्फ बेली फैट बढ़ रहा है, बाकी बॉडी जो है वो पूरी तरह से फिट। सही है, क्योंकि देखिए जो कफ की प्रवृत्ति होती हो वो क्या है, अधोगामी होती है, यह हमें से ध्यान रखिए। देखिए आपने देखा होगा कि जब हमारे पित्त उत्पन्न होता है तो पित्त गले से ऊपर की ओर आता है, तो क्या होता है कि उसका जो गति है वो ऊर्ध्वगामी होती है, और जो कफ की जो प्रवृत्ति होती है वो अधोगामी होती है, अर्थात नीचे की ओर बढ़ता है। तो आप जब भी हमारे शरीर में मोटापा बढ़ेगा तो हमारे पेट वाले भाग पे हमारा अधिक बढ़ेगा। तो ये कोई विशेष कोई समस्या नहीं है, बस ये कि हमारे अंदर निरंतर हम कुछ शारीरिक अभ्यास करें, थोड़ा सा अपने जीवन शैली में परिवर्तन करें, तो आपको तुरंत लाभ प्रदान होगा। बिल्कुल बिल्कुल। आप थोड़ा सा पोस्चर पे भी ध्यान दें। ये जब हम लंबे समय तक सिटिंग करते हैं और या फिर हम ज्यादा बेल्ट बांधते हैं, तो वो भी एक ऐसा कारण हो जाता है कि बेल्ट बांधने से जो हमारी पेल्विक फ्लोर मसल्स होती हैं वो थोड़ा सा वीक हो जाती हैं। तो बीच बीच में उद्यान बंद का अभ्यास आप करते रहें, तो उससे आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। तो अन्य कोई यदि किसी का प्रश्न है तो वो आप चैट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि हम इस कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाना चाहेंगे। मैं एक बार चैट बॉक्स में विजिट कर लेता हूं सर, यदि कोई प्रश्न हमारे बीच में आया है तो उस पर थोड़ा सा गौर किया जाए। दो बातें कह देता हूँ साथियों के साथ। देखिए, शरीर स्वस्थ के साथ साथ जो हमारी जो परिभाषा है, स्वस्थ की परिभाषा है कि शरीर स्वस्थ रहे, उसके साथ साथ क्या, प्रसन्न आत्मेंद्रिय मना स्वस्थ इत्यादि दिया। सुश्रुत संहिता जी कहते हैं कि हमारी यदि दोष आपके वात पित्त कफ संतुलन हो गए, आपकी अग्नियां सही हो गई, आपका मल का निष्कासन सही रूप से हो रहा है, आपकी धातुएं सुचारू से काम कर रही हैं, वही स्वस्थता नहीं है। साथ साथ क्या है, हमारा प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन, आत्मा से भी स्वस्थ होना है,
अपने मन से भी स्वस्थ रहना है और इंद्रियों से स्वस्थ रहना है। यदि हम इन सबको ये ले चले तो एक कंप्लीट हेल्दी जो विजन है, जो हमारा 75 रोग और 75वीं आजादी हम जब मनाएंगे तो देखेंगे हमारा मन कितना प्रसन्न होगा, हमारा भाव कितना सुदृढ़ होगा और हम स्वस्थ रहेंगे तो हम अपने सामाजिक स्वच्छता की हम बात कर सकते हैं। इसलिए हमें प्रारंभ में अपने मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना है और जब हमारा ये दोनों स्वास्थ्य सही होगा तो हमारा समाज स्वस्थ होगा, तो हमारी क्या है सामाजिक स्वास्थ्य की परिकल्पना भी पूर्ण होगी। बहुत सुंदर। आचार्य जी, किसी ने, चेतना कुमारी जी ने, वो आपसे इस विषय में बात करना चाहते हैं। कृपया आप अपना जो नंबर है वो आप चैट बॉक्स में डाल दें ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो अगर व्यक्तिगत रूप से कोई सलाह आपसे लेना चाहते हैं तो वो आपसे बात कर सकें। मंजीत जी का प्रश्न आ रहा है कि वो नी प्रॉब्लम के बारे में। मंजीत जी, आज का विषय हमारा ओबेसिटी है तो विषय से भटकना थोड़ा उचित नहीं रहेगा। नी प्रॉब्लम के बारे में भी हम व्याख्यान देंगे, आप नियमित रूप से बने रहें। प्रतिदिन हमारा जो विषय होता है हम उसी टॉपिक पे बात करते हैं। अन्य विषयों के लिए अन्य व्याख्यानकर्ता हमारे बीच में आएंगे, आप रेगुलर बने रहें, प्रतिदिन आप ज्वाइन करें और बीच बीच में जो है हम कोशिश करेंगे कि जैसे अब हमारा हिंदू नववर्ष आ रहा है 2 अप्रैल को हम एक विशेष वक्ता को आपके बीच में लेकर के आने वाले, वो विशेष विषय को आपके बीच में लेकर के आएंगे। बहुत शानदार और मजेदार विषय होने वाला है, बिल्कुल मिस ना करें उसको। तो आचार्य विपिन पथिक जी से मैं निवेदन करूंगा कि आज के कार्यक्रम को समापन की ओर लेकर के जाएं। आचार्य विपिन पथिक जी, माइक ओवर टू यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रमोद जी एंड उनकी डायनेमिक टीम, क्योंकि उनकी टीम के द्वारा ही सारा कार्य जो संभव है। और साथ ही साथ इस कार्यक्रम को अपना मूल सेवाएं दे रहे आदरणीय दिल्ली के प्रभारी भगवान दास जी, उनको बहुत बहुत साधुवाद है। और आज के जो वक्ता के तौर पर जिन्होंने अपनी सेवाएं दी, हमारे IYTA उत्तराखंड चैप्टर के वाइस प्रेसिडेंट आदरणीय डॉक्टर अनुपम कोठारी सर एवं डायनेमिक उत्तराखंड सेक्रेटरी डॉक्टर विशाल महेंद्रू सर, आप लोगों के मार्गदर्शन और सहयोग के बिना ये कार्यक्रम बिल्कुल अधूरा सा था। आज चूंकि इसकी एक अनुपम छटा आगे बढ़ चुकी है, आशा है कि आगामी दिनों में और भी हमारे उत्तराखंड के सभी साथी, हमारे पदाधिकारीगण अपनी अपनी सेवाएं देंगे, क्योंकि सभी को पता है कि उत्तराखंड योग की नगरी है और इस योग नगरी में अनुपम हीरे मोती बिखरे पड़े हैं, बस उनको समेटने की एक जरूरत है। और उसी के तहत भारतीय योग चिकित्सक संघ अपनी भूमिकाएं अदा कर रहा है, क्योंकि जितने भी देश में हमारे योग चिकित्सा में बिखरे हुए मोती हैं, सभी को एक माला के रूप में पिरोना इस IYTA का मूल उद्देश्य है और उसी उद्देश्य को सार्थक करते हुए हम अपनी टीम के साथ चल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी श्रोताओं ने जो वर्चुअल फेसबुक और यूट्यूब मंच पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसी जो टॉपिक है जो आप ओबेसिटी, इसके बारे में विधिवत जानकारी एक बार इसी को आप यूट्यूब चैनल पर फिर से सुनेंगे, क्योंकि एक बार में आप पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर सकते हैं। निश्चित तौर पर जिस प्रकार से आप लोगों ने देखा है, सुना है, एक बार फिर से सुनेंगे। जो चीजें आपने पेपर पेन में डायरी में लिखी हुई हैं उसको एक बार मिलान करेंगे कि क्या हमने सही से सुना है। अगर कुछ चीजें छूट गई हैं उनको हम फिर से रिकॉल कर सकें। तो यही एक आपकी शिक्षण और अध्ययन अध्यापन की एक परंपरा है, क्योंकि आदरणीय अवधेशानंद गिरी महाराज जी हमेशा कहते हैं कि अध्ययन और अध्यापन हमेशा जारी रहना चाहिए। जब हमारा अध्ययन और अध्यापन प्रबल होगा तभी हमारा अभ्यास के बाद में चीजें व्यवहार में आएंगी। और योग चूंकि पूरा व्यवहार और आत्मा अनुभूति की प्रक्रिया है, उसमें हमें दिखाना नहीं है, लेकिन हम लोग चिकित्सकीय पक्ष को लेकर के इसका संगठन के साथ काम कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर हम उसके साथ काम कर ही रहे हैं। और कल के जो हमारे टॉपिक होगा बहुत ही वर्सेटाइल टॉपिक है। लगभग हर व्यक्ति आजकल शारीरिक श्रम थोड़ा कम कर गया है। जब कुछ ज्यादा भागने को दौड़ने को बोला जाता तो सांस फूलने लगती है। उसी प्रक्रिया को बढ़ते हुए अस्थमा जो एक बीमारी है, अस्थमेटिक प्रॉब्लम आजकल बहुत ही है और हर दूसरे व्यक्ति को अस्थमा यानी कि श्वास संबंधित प्रॉब्लम है, क्योंकि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में दिक्कतें बढ़ी हैं। उन सभी चीजों पर लखनऊ विश्वविद्यालय, क्योंकि एक जाना माना नाम है, वहाँ से डॉक्टर सत्येंद्र कुमार मिश्रा सर हमारे बीच में जुड़ेंगे और उनका एक बहुत ही अच्छा अनुभव है इस अस्थमा को क्योर करने में। ऐसे डायनेमिक व्यक्ति को हालांकि लगभग सभी लोग जानते भी होंगे और उनका पोस्टर का लिंक जो है हमने चैट बॉक्स में भी दे दिया है, हमारे फेसबुक पेज पर भी पोस्टर पड़ा हुआ है। उसको अपने जितने भी जानने वाले हैं सभी को भेजिए, खासकर उनको भी भेजिए जो लोग योग की ट्रेनिंग दे रहे हैं, योग चिकित्सा लोगों को करा रहे हैं। क्योंकि क्या है ना, हर व्यक्ति जिन्होंने अपना अनुभव दिया, जैसे आज डॉक्टर कोठारी सर ने अपना ओबेसिटी पर लेक्चर दिया, तो निश्चित तौर पर इनका पकड़ है, कमांड है।
हर व्यक्ति हर बीमारी में पारंगत नहीं होता है। तो इसी प्रकार हमें हर चीजों को सीखना है। जितनी भी हमारी मातृ शक्ति जुड़ी हुई है उनसे भी निवेदन है कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने अगल बगल पड़ोस की महिलाओं को, बहनों को, सबको जोड़िए, क्योंकि अगर वो इन चीजों को समझ गए ठीक से तो निश्चित तौर पर ये सारी की सारी जितनी भी बीमारियां हैं, हमने तो कम लिखी हैं 75, और ढेर सारी हैं, सब खत्म हो जाएंगी। और जब चीजें बीमारी नहीं होगी तो देश अपने आप खुशहाल होगा, क्योंकि आधी बीमारियां मनोकायिक ही हैं। मन से हम लोग चीजें हो जाते हैं। अगर हल्का सा दर्द है, अगर मैं कहूँ कि ध्यान लगा लो तो ध्यान नहीं लगेगा आपका, फिर वो बैक पेन ही आपको नजर आएगा कि यहाँ कमर दर्द हो रही है। तो कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, इन सभी चीजों पर क्या ना डे टू डे हम लेक्चर सेशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो आप लोग उसको बड़े ध्यान से सुनिए, और विगत जो दिनों में हुए हैं, जिन्होंने नहीं सुने हैं, नहीं जाने हैं, उनके बारे में आप यूट्यूब चैनल पर इंडियन योगा थेरेपिस्ट एसोसिएशन, हमारे अमन भाई बहुत ही डायनेमिकली उसको पैरेलली काम करते हैं। तो उनको एक बहुत बहुत धन्यवाद है, उनकी परिश्रमिक और पुरुषार्थ को मैं तो नमन करता हूं कि वो अपना जो मीडिया प्रभार का पूरा जिम्मा है निभा रहे हैं साथ ही साथ। और हमारे शामली जी हैं, हमारे हरि भाई आर्यन जी जुड़ते हैं, साथ ही साथ हमारे प्रतिदिन के जो श्रोता हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि इसमें मैं देख रहा हूँ जो हमारे वीडियो ऑन करके जुड़ते हैं वो तो दिखते ही दिखते हैं। साथ ही साथ सुरेंद्र पाल जी से मुजफ्फरनगर से, बहुत अच्छा काम है सर। आप भी अपने मुजफ्फरनगर में सभी को जोड़िए, मैक्सिमम लोगों को, जिससे कि सभी लोग जुड़ सके। अनीता यादव जी जुड़े हुए हैं, श्यामा तिवारी जी आज शायद पहली बार जुड़े हुए हैं। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि मैक्सिमम लोगों को जोड़िए। लुभांशी शर्मा जी काजल हरियाणा से, ये अच्छा काम किया है। आप लोगों ने नाम के साथ में अपने राज्यों का नाम लिखा है, मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। तो कुछ लोग वो ABCD करके कुछ मोबाइल के नाम से जुड़ते हैं, तो वो अच्छा नहीं लगता है कि आप कौन जुड़े हैं, कहाँ से जुड़े हैं। मुझे भी थोड़ा सा उसके, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग में रहेगा, आपको अगर 50 साल बाद भी सुनेंगे तब भी आपको एज इट इज मिलेगा कि हम 50 साल पहले ऐसे थे और हमने सेशन ज्वाइन किया था और आज हम ऐसे हो गए। तो इससे आपने, चूंकि हम आपकी पिक्चर बना रहे हैं कहीं ना कहीं, तो निश्चित तौर पर आदरणीय डॉक्टर प्रदीप कुमार शर्मा दीक्षित जी सर भी जुड़ चुके हैं। प्रणाम सर आपको भी, आपने इतना अपना अमूल्य समय निकाला है। कानपुर के बड़े विश्वविद्यालय SD कॉलेज में आप संस्कृत में अपना शिक्षण कार्य कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मंजीत गुरुग्राम से जुड़े हुए हैं, मिथिलेश जी रोहतक से, और जितने भी हमारे साथी जुड़े हैं, साथ ही साथ डॉक्टर सुरेश कुमार जी बहुत एक्टिवली IITA UP की टीम के कर्णधार मेंबर हैं। जो भी सदस्य हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं IITA से, उनके लिए कुछ नहीं करना है, एक छोटा सा आपको 4 वर्ड टाइप करने हैं अपने मोबाइल के गूगल पर, www.iita.in, इन फॉर इंडिया, क्योंकि इंडिया का है इसलिए इंडिया टाइप करना .in। वहां आप साइट खुल जाएगी, वहां से आप मेंबरशिप फॉर्म, जो हमारे प्रकल्प चल रहे हैं, या जिस राज्यों में आपको, किसी भी राज्य के अगर आपको उस कमेटी में सम्मिलित होना है, जिला स्तर पर काम करना, वहाँ सारे के सारे फॉर्म पड़े हुए हैं। या और कोई भी चीजें हैं, अगर आपको व्यक्तिगत बात करनी है तो प्रमोद जी का भी नंबर है, मेरा भी नंबर है, और IITA का भी नंबर पड़ा हुआ है। आप किसी से भी बात कर सकते हैं अपनी प्रश्नों को। यदि किसी बीमारी से ग्रसित हैं, आपको निवारण चाहिए, ड्रगलेस थेरेपी चूंकि योग चिकित्सा कहलाती है, तो इसमें भी आपको सारी की सारी चीजें हम प्रोवाइड कराने का काम करेंगे। क्योंकि योग एक संपूर्ण विद्या है, उसमें कई चीजें सार्वभौमिक गौण रूप से होती हैं, उसमें प्राकृतिक चिकित्सा भी है, उसी में एक्यूप्रेशर भी है, एक्यूपंक्चर भी, सारी वो कंबाइंड उसी में होती हैं। तो हमारा योग चिकित्सक किसी एक विधा का पारंगत नहीं होता है, वो मल्टीपल है। वो तो योग तो वो तो चला ही रहा है, साथ ही साथ वो एक्यूप्रेशर भी जानता होगा, ये प्राकृतिक चिकित्सा भी समझता होगा। तो कितना अच्छा एक है, इसी माध्यम को हम लोगों को सार्थक करते हुए आगे चलना है। तो एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अनुपम कोठारी जी, आपने इतना बहुमूल्य समय दिया। हम आपके इस समय को बहुत आभारी हैं कि हमारी पूरी भारत का जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, सभी लोग इससे लाभान्वित हुए होंगे। और निश्चित तौर पर कल के पोस्टर को आप लोग अपने फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर और इवन अपने स्टेटस पर जरूर लगाएं, ये हमारा निवेदन है। क्योंकि हम आपके ही इस जो पहल है, इसी से हम मोटिवेट होते हैं कि आप लोग हमारा आगे बढ़ाते हैं, तो हम और अच्छे से स्पीकर लाने की प्रयास करते हैं। हमारी पूरी टीम, डॉक्टर प्रमोद जी इतना दिन रात काम करते हैं, भगवान दास जी इतना दिन रात उसके बारे में बात करते हैं। क्योंकि एक स्पीकर को लाने में कहीं ना कहीं समय लगता है, उनका समय लेना पड़ता है, बीमारी को डिसाइड करना पड़ता है हर चीज के। तो यदि आप भी अगर योग चिकित्सक हैं, तो आप भी अगर सेशन अगर किसी बीमारी में पकड़ है, तो निश्चित तौर पर आप हमें अपना बायोडाटा भेजिए, हम उसको निश्चित तौर पर शामिल करेंगे। तो यदि कोई बात छूट गई हो डॉक्टर प्रमोद जी, आप प्लीज इसको कवर कर दीजिए, फिर हम कार्यक्रम को समाप्त करते हैं।
जी लगभग हमारा सब कुछ कवर हो चुका है। बस निवेदन यही है कि प्रतिदिन एक बार जो भी साथी जुड़े हुए हैं वो YouTube पर विजिट अवश्य करें। YouTube पर जितने आपके लाइक्स